एक शानदार टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, वायुदाब एवं पवन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वायुदाब के बारे में सीखा था, वायुदाब के प्रभावित करने वाले कारकों को सीखा था। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था कि वायुदाब पेटियां कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ पर बनती हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। उम्मीद करते हैं वो बात आपको समझ में आई रही होगी। अगर आप लोगों ने वायुदाब को अच्छे से सीख रखा है तो अब पवन को सीखना काफी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पवनें होती हैं वह वायुदाब के अधीन होती हैं, एक तरीके से कहें वायुदाब से ही प्रभावित होती हैं। कैसे प्रभावित होती हैं, इन बातों को करते हुए हम क्लास की में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने खूब अच्छे से देख लिया था कि वायुदाब क्या होता है। ठीक, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लिया था कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, जिसमें आता है टेम्परेचर, आता है अपकेंद्रीय बल है, ऊंचाई है, गुरुत्वाकर्षण और जलवाष्प की मात्रा। ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में डिटेल में भी हमने बात कर लिया था कि जैसे तापमान की बात कर रहे हैं, जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो वायुदाब कम रहेगा, इसकी बात हमने कर लिया था। अपकेंद्रीय बल कैसे वायुदाब को प्रभावित करता है इसकी भी बात कर लिया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण, आर्द्रता और जलवाष्प की मात्रा को भी समझ लिया था। इसको समझने के बाद हम लोग समझे थे क्या, वायुदाब पेटियों के बारे में। हमें प्रमुख रूप से 4 पेटियां दिखाई दी। इन चारों पेटियों में से जो पहली और तीसरी पेटी है, यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इन दोनों पेटियों को कहा गया कि ये गति के ये ताप के अधीन होती है, या ये तापजन्य पेटियां होती हैं, या दूसरे शब्दों में आप कहें यह तापमान की वजह से इन पेटियों का सृजन होता है, जन्म होता है। ठीक है। दूसरी जो पेटियां हैं, जैसे ये वाली हो गई, एक आपको दिख रही है 60-65 पर, है ना, एक 60-65 पर दिख रही। यहाँ पे थोड़ा सा कलर में उल्टा हो गया है, इसको मैं बना दे रहा हूँ फिर से, आप समझ लीजिएगा। आप ऐसे देखिएगा, ये वाली पेटियां है, इसको यहाँ पे इस कलर से करना था और यहाँ पे जो ये पेटियां हैं इसको इस कलर से करना। ठीक, चलिए ओवरऑल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली 2 पेटियां हैं, ये पेटियां कौन सी कहला रही? ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां कहला रही। ये कैसा है? ये इसे गतिजन्य पेटी के नाम समझा रहे हैं, यानी गति के अधीन ये पेटियां हैं। ठीक, ये सारी बातों को जब हमने सीख लिया था, इसके बारे में फिर से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसी तापमान के आधार पर पवनें भी चलती हैं, इसी के आधार पर पवनें चलती हैं और उन्हीं पवनों के चलने की दिशा को, स्थिति को हमें समझना है। ठीक, एक फिगर से आप और परिचित रहे होंगे, हमने बात किया था ये वाला। ठीक, इन बातों को हम आपने समझा है, तो यहीं से हम क्लास की शुरुआत करते हैं आज वाली कक्षा की। ठीक है, आज वाली कक्षा की यहीं से हम शुरुआत करते हैं। चलिए आइए शुरुआत किया जाए। चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमें आज की क्लास में प्रमुख रूप से पढ़ना है क्या, पवन है। क्या पढ़ना है? पवन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ध्यान से हम लोग पढ़ते हुए चलें आगे। इसे हम कहेंगे क्या, पवने, या इसी को कहते हैं विंड्स। देखिए, हवा, पवन, यही सारी चीजें हैं पवने। ठीक, पवन क्या होता है? अगर इसकी परिभाषा देखें, इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपली आसान तरीके से एक बात इसमें कही जा रही है क्या, इसका तात्पर्य है क्षैतिज दिशा में गतिशील वायु से, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जैसे धरातल पर एक दिशा से दूसरी दिशा हवाएं चलती है ना, इन्हीं हवाओं को हम क्या कहते हैं, पवन। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं इसी को, पृथ्वी के समानांतर, ये क्या होती है, पृथ्वी के समानांतर, समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित, क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को पवन कहते हैं। वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक, आसान सी परिभाषा है। यहाँ पर हमने क्या किया, पृथ्वी की सतह के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित, क्या क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को पवन कहते हैं। एक बात को आप समझें, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई है ना, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक,
पृथ्वी से आप परिचित हैं, यह विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री, या इसको कह देते हैं क्या, यह आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यहाँ पे क्षैतिज दिशा में प्रवाहित से क्या तात्पर्य है, ग्लोब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा से कोई हवा इस दिशा में जा रही, यानी ऊपर की तरफ जा रही है ना, उच्च अक्षांशों की तरफ, इस प्रकार से यह एक पवन हो जाएगी। कोई हवा उच्च अक्षांशों से इधर आ रही तो भी एक प्रकार की हवा हो जाएगी। यह कहाँ से आ रही है, क्या इसका गुण है, इसी के आधार पर इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। ठीक, कुछ हवाएं ऐसी हैं कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक लगातार चलती रह रही हैं। कुछ हवाएं आपको एक मौसम विशेष में देखने को मिलती है, कुछ हवाएं एक क्षेत्र विशेष में देखने को मिलती है। जैसे भारत में एक हवा चलती है, एक पवन चलती है, जिसका नाम है क्या, लू। ये गर्मी में देखने को मिलता है। तो क्या अमेरिका में भी लू चलता है? नहीं। अमेरिका में एक हवा चलती है, एक पवन चलती है, जैसे हरिकेन के नाम से हम जानते हैं, क्या यहाँ पे भी चलती है? नहीं, अलग चीज होती है। ऐसे आप देखेंगे, ऐसे तमाम प्रकार की पवनें हैं जो एक क्षेत्र विशेष में चलती है। इन चीजों को भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या जाना कि ये पवनें क्या होती हैं, पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को हम क्या कहते हैं, इसको हम पवन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए हैं? अगर इतनी बात समझ गए हैं तो हम आगे कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक इमेज बनाया गया था, उसी इमेज का हम सहारा लेते हैं और उसी इमेज से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक बात आपको बताया था, चलिए इसको हम मिला दे रहे हैं, फिर से इसको फिर से बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे देखें, इस पेटी से आप अच्छे से परिचित हैं। इस पेटी का नाम क्या है, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। मैं पेटी का नाम लिख दे रहा हूं, विषुवत रेखी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक, ये पेटी विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक, आगे इसके आप बढ़ेंगे, इसके ऊपर हम चलते हैं तो उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। जैसे यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ पर भी वही चीज आ जाता है। ठीक, साउथ हेमिस्फीयर में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर फिर आपको मिलता है क्या, उपध्रुवी। देखिए 60-65 पे क्या मिलता है, इसे कहते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। इसे भी वही बात कहेंगे, यहाँ मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, इसे बाहर इधर लिखता हूँ, है ना। इसे क्या कहेंगे, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, जो अंतिम पेटी है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे लिखा जाता है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यहाँ पर भी ये क्या है, इसी को कहेंगे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब देखिए, सारी बात को आपको समझना है, सारी बातों को आपको समझना। आइए समझा जाए खूब अच्छे से, ध्यान से। ये चीज़ें जो लिखी जा रही, फिगर के आधार पर आप देखेंगे, फिगर के साथ देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे जो पेटियों का नामकरण हुआ, यहाँ पे पेटियों के नामकरण के साथ देखेंगे कई सारी चीज़ों को हम सीख पाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें देखना है क्या, पवनों के प्रवाह के बारे में। ठीक, पवनों के प्रवाह के बारे में देखना है। यहाँ पर हमने कहा कि पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को क्या कहते हैं, पवन। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या जानते हैं, कहते हैं कि पूर्वा हवा चल रही है, कहते हैं ये पूर्वा क्या एक प्रकार का पवन है।
कहते हैं पछुआ हवा चल रही है, उत्तरी चल रही है, दक्षिणी चल रही है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं। एक और हवा के बारे में हम जानते हैं कि लू चल रही है। ठीक है। कई बार हम सुनते हैं कि बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो जहाँ पे जैसा क्षेत्र होगा उस क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर पवने और पवनों की धाराएं, पवनों की गतियां निर्धारित होती हैं। ठीक, इतनी बातें हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पवनों के बारे में, पवनों की गति की दिशा के बारे में अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिसको समझना हमारे लिए काफी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सी वो बातें हैं ये हमको देखना है। पवनों के प्रकार के बारे में बात कर लेना, पवनों के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं, या इसको हमेशा लिख देते हैं, ये हमेशा कौन, ए का मतलब पवने, हमेशा उच्च दाब से, उच्च दाब से, उच्च दाब का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से निम्न दाब, निम्न दाब या कह सकते हैं इसी को लो प्रेशर की ओर चलती हैं, की ओर चलती हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, एक चीज आप जानिए, ये प्रकृति का नियम है, हमेशा ये ऊंचाई से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ चलने की, बहने की। पानी है, आप उसको गिराएंगे ऊंचाई से नीचे की तरफ आ जाएगा। हवा है, ऊंचाई से नीचे की तरफ। यहाँ पे ऊंचाई से नीचे से क्या तात्पर्य, यह समझना है। यहाँ पर ऊंचाई का मतलब यहाँ हाई प्रेशर से है, और यहाँ नीचे का मतलब लो प्रेशर से है। और थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में हमने एक बात को सीखा था। ठीक, हाई प्रेशर कहाँ पर होगा, हाई प्रेशर कहाँ पर होगा, जहां पर टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, एक बात को आप समझिएगा, हाई प्रेशर कहाँ पर होगा, जो पवने हैं वो कहाँ चलेंगे, हाई प्रेशर से हमेशा चलेंगे किधर, लो प्रेशर की ओर। ठीक, लो प्रेशर की ओर। एक बात हम जा रहे हैं कहाँ पर, जहां पर उच्च दाब होगा, जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां पे लो टेम्परेचर होगा हमेशा। ठीक, यहाँ पे तापमान हमेशा लो होगा। कहने का मतलब जहां पे उच्च दबाव की स्थिति होगी वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। ठीक है, ऐसे जहां पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो घबराए नहीं, बस तुरंत ही हम आपको कुछ एक नई चीज बताने चल रहे हैं, आप वहां से आराम से समझ पाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये सिचुएशन होती है। ये तो देखिए आपके माइंड में सेट करने के लिए एक चीज हमने बताया, व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो आप और आसानी से देख पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हमने कहा कि जब जहाँ लो प्रेशर हो, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ टेम्परेचर लो होगा। इन सब कुछ चीज़ों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जैसे मान लेते हैं यह कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तापमान बढ़ा दिया जाए, कहने का मतलब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर हो गया। जब इस क्षेत्र का तापमान बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ के अगर प्रेशर को मापा जाए, प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक, ऐसा इसलिए होता है जब कोई हवा या कोई वस्तु हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के साथ साथ उसके कण दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाएंगे तो फैलेंगे, जब फैलेंगे तो धीरे धीरे हल्के होंगे। यह प्रवृत्ति वायु में होती है। ठीक, कहने का मतलब अगर वायु का तापमान बढ़ जाएगा तो वायु फैलेगी, हल्की होगी, और हल्की होगी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करेगी। यह गुण किस में होता है, यह गुण होता है गर्म हवाओं में, यानी जो हवाएं गर्म हो जा रही उसमें यह गुण होता है। जाहिर सी बात, जब हल्की होकर ऊपर उठ रही तो ऐसी कंडीशन में वहां दबाव कम हो जाता है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं, चलें समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं इस बात को। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या, पवनों के प्रकार की। यहाँ हम बात कर लेते हैं किसकी, पवनों के प्रकार की। कौन कौन से प्रकार की पवनें होती हैं, पवनों को तीन प्रमुख प्रकारों में हम बांटकर पढ़ते हैं। ठीक, पहला प्रकार होता है जिसे हम कहा जाता है, ना ही जाहिर सी बात है इस नाम को क्या कहते हैं, प्राथमिक पवने। ठीक, प्राथमिक पवने। जो दूसरा प्रकार होता है उसे कहा जाता है क्या, उसे हम कहते हैं द्वितीयक पवने। और जो तीसरा प्रकार होता है इसे हम कहते हैं क्या, स्थानीय पौने। तीन प्रकार की पौने हम देख रहे हैं, प्राथमिक पौने, द्वितीयक पौने और स्थानीय पौने। एक चीज और ध्यान से आप समझे,
जो प्राथमिक पौने हैं इनको कुछ अन्य नामों से भी हम जानते हैं। कौन कौन से नाम है उनको देख लीजिए। प्राथमिक पौनों को अन्य नाम कौन कौन से, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं, ऐसे ऑब्लिक कर दे रहे हैं, आप समझिएगा, स्थायी पौने भी कहते हैं। देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है इनके गुण के आधार पर। प्राथमिक पौनों का मतलब क्या है, जब पृथ्वी हमारी बनी उस समय से पौने चलना शुरू हो गई और एक निश्चित दिशा में आज भी लगातार चलती रह रही। इनका ना तो दिशा बदलता है, ना तो इनके चलने का क्रम कम होता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं इसको प्राथमिक पौने। ठीक, यह हमेशा स्थायी है, एक निश्चित दिशा में बहती जा रही, इसलिए इसको स्थायी पौने भी कहते हैं। ये लगातार चलती रहती हैं, इसलिए इसे शाश्वत पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाश्वत पवनें भी कहते हैं। ठीक, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ये चलती रही हैं, इसलिए इनको सनातनी पवनें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सनातनी। सनातनी पवनें, इनको एक और नाम से हम जानते हैं, क्या, स्थिर पवनें। ऐसे तमाम नाम है इसके। ठीक, किसकी बात हो रही, ये प्राथमिक पवन। देखिए कभी आप ये भूल मत कर बैठिएगा कि आप इसको समझ लें कि अलग अलग पवने, ये सब एक ही पवने हैं। ये सब क्या है, ये सब एक ही प्रकार की पवने हैं। ठीक, उसका अलग अलग नाम है। ऐसे द्वितीयक पवनों के बारे में हम बात करें, द्वितीयक पवनों को अन्य नामों से भी हम जानते हैं। जैसे आप इसको कह सकते हैं क्या, द्वितीयक के साथ साथ इसको कह सकते हैं ये गौण पौने हैं। गौण पौने हैं। ठीक, गौण पौने इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक के बाद आपको देखने को मिलती है। जो प्राथमिक चल रही है उसके बाद ये कम क्षेत्र पर, जो प्राथमिक है ज्यादा क्षेत्र पर आपको दिखेंगे, द्वितीय पौने थोड़ा सा कम क्षेत्र पर आपको दिखेगी। यह एक ऋतु विशेष में दिखती है आपको, जैसे मानसून है, मानसून एक समय में आता है, ऐसा तो नहीं ठंडी में मानसून आ जाएगा, तो मानसूनी पवन। लू आपको गर्मी में दिखती है, एक निश्चित पवन है ना, एक निश्चित दिशा में। ऐसे पर्वतीय समीर हो गया, घाटी समीर हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, द्वितीय पवन होती है। अभी उदाहरण के साथ हम देखेंगे, ये गौण पौने होती हैं, या इसको हम आवर्ती पौने भी कहते हैं। इसको आवर्ती पौने भी कहते हैं। आवर्ती पौने क्यों कहते हैं, एक उदाहरण से आप देखेंगे। ये देखिए, जैसे ये सागर का क्षेत्र है, ये सागर है, और ये स्थल का क्षेत्र है। आप देखेंगे दिन के समय में, दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में अक्सर आप देखेंगे हवाएं सागर से कहाँ आती हैं, स्थल की तरफ आती हैं। ठीक, इसे कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं कि सागरी समीर है, सागर की तरफ से हवाएं आ रहे हैं। रात में इसका उल्टा हो जा रहा है, कहने का मतलब दिन और रात में अलग अलग प्रकार की हवाएं चल रही हैं, उसी के आधार पर इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक पौने। ठीक, आवर्ती पौने होती हैं, या इसी को हम ऋतुवत कहते हैं, ऋतुवत पौने, या इसी को हम और एक नाम दे देते हैं, क्या, प्रादेशिक पौने। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं प्रादेशिक पौने। ठीक है, इसको भी आपको गलती नहीं करना, आप सिर्फ जानते रहिएगा यह एक ही प्रकार की पौने हैं, सब ये सब एक ही प्रकार की पौने हैं। बाकी स्थानीय पवनों का कोई विशेष अलग नाम है, इसको हम लोकल विंड के नाम से हम जान लेते हैं, लोकल विंड्स। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, जो इतने प्रकार की पवन है, इनको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान पाए। चलिए सबसे पहले हम प्राथमिक पवनों को सीखते हैं। किसको सीखेंगे, प्राथमिक पवनों को। प्राथमिक पवनें कौन सी होती हैं, प्राथमिक पवनें, या इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी विंड्स। प्राइमरी विंड्स इसे कहते हैं। समझ गए इस बात को अच्छे से। अब प्राइमरी विंड्स की जगह मैं लिख देता सनातनी पौने, उसका मतलब वही था। स्थिर पौने लिख देता, स्थायी पौने लिख देता, सनातनी पौने लिख देता, उसका कहने का मतलब प्राथमिक पवन की ही बात हो रही है। ठीक, प्राथमिक पवन के ही बारे में बात हो रही है। चलिए इस पवनों की विशेषताओं के बारे में बात कर लें, ये पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं इसके बारे में हम बात कर लें, और इसको समझने के लिए हम लाते हैं आपको एक फिगर पर। ठीक, वही फिगर जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देख रखा था, यही वाली पौने हैं, इन्हीं को हम लेकर आते हैं, यहीं को समझते हैं। ठीक है, चलिए।
आ गया है फिगर। यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखें, यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखें, हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से एक हवा इस दिशा में आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही, इसके कारण के बारे में हमने व्याख्या किया था, फिर से फिलहाल करेंगे। देखें, इसके अलावा जैसे देख रहे हैं ये काली वाली जो है, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं आपके लिए समझना और भी बेहतरीन होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये होता बड़ा आसान है। ध्यान से देखें, यहाँ पर देख रहे हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से पवनें यहाँ पर आ रही, कहाँ पे, विषुवत रेखी की तरफ। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर भी इस प्रकार से पवनें यहाँ पर जा रही होती हैं। ठीक है, क्यों जा रही होती हैं इसके बारे में ही हम बात करने चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। देखें, ये जो पेटी है कौन सी, ये 5 से 5 वाली, कहने का मतलब ये वाला बेल्ट जो है, यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है ना, यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों, सूर्यताप यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। 21 मार्च 23 सितंबर को यहाँ विषुव की दशा होती है। यहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ की आसपास की हवाएं क्या होगी, गर्म होगी। सूर्यताप ज़्यादा मिलेगा तो हवाएं गर्म होंगी। दूसरी कंडीशन हमने बताया था तापमान को प्रभावित, दाब को प्रभावित करने वाला, कि जलवाष्प की मात्रा, जहां पर जलवाष्प ज्यादा रहेगा वहां की वायु हल्की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जलवाष्प वायु से हल्की होती है और हल्की होने के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करती है। ये बात हम जानते हैं। यह जो पेटी है 5 से 5 वाली, यानी 5 नॉर्थ से 5 साउथ वाली, इस पेटी में दोनों कंडीशन हमको मिलती है। एक तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, दूसरा यहाँ पे वेपर ज्यादा होता है, यानी जलवाष्प ज्यादा होता है। जलवाष्प ज्यादा होने की वजह से यह हल्का होगा और हल्का होकर धीरे धीरे ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा, कहाँ तक उठकर जाएगा, एक निश्चित सीमा तक यह उड़कर ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर धीरे धीरे ठंडा भी होता जाएगा, ठंडा भी होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अब यह ऊपर जाने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक, इसकी क्षमता खत्म हो गई, इसकी ऊर्जा खत्म हो गई। अब ये चाह रहा है फिर से वापस आ जाए, लेकिन फिर से वापस भी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ से नीचे से लगातार पवनें आ रही हैं। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, क्योंकि नीचे से आ रही थी, यह यहाँ से फैलना शुरू करेगा। अब फैलेगा, फैलने के बाद धीरे धीरे और ठंडा होता जाएगा, ठंडा होकर उतरना शुरू करेगा। इसकी दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक शाखा उतरेगी कहाँ पे, 30-35 नॉर्थ पर, दूसरी शाखा 30-35 साउथ पर उतरती है। बात को हमारी समझ पाए, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है चीज़ों को, अच्छे से आप समझ पाएंगे। मैं ग्लोब से भी बताता हूँ आपको। देखें, यहाँ से हवाएं गर्म होकर उठना शुरू कर रही हैं। ठीक, कहाँ पे, विषुवत रेखी क्षेत्र से ऊपर उठेंगी, जाते जाते एक निश्चित समय के बाद यहाँ पे ठंडी हो गई। अब ये नीचे आना चाह रही हैं, लेकिन नीचे से हवाएं लगातार ऊपर जा रही हैं, इसलिए नीचे नहीं आ पाएंगी। क्या करेंगी, ये दो शाखाओं में बटेगी। एक शाखा आके गिरेगी कहाँ पे, 30-35 नॉर्थ में। इसकी जो दूसरी शाखा यहाँ थी, ये आके गिरेगी 30-35 साउथ में। अब यहाँ पर एक साइकिल, एक चक्र इनका पूरा हो गया। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। ठीक, बात समझने वाली क्या है कि यहाँ से जो पवन उठी थी, यहाँ से जो पवनें उठी थी, ठीक, हवा जो ऊपर उठी थी, ऊपर उठने के बाद जब यहाँ पे पूरी ठंडी हो गई, ऐसी कंडीशन में इसको अब उतरने के लिए जगह चाहिए। यह उतर रही कहाँ पर, इस वाले क्षेत्र पर उतर रही, यानी 30-35 पर। यानी आप इस प्रकार से देखें, ये हवाएं जो हैं उतरना चाह रही, कहाँ उतर रही, फिर ये उतर रही हैं 30-35 डिग्री अक्षांश पर। ठीक, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अब जब भैया यहाँ पर उतर जा रही हैं, यानी पवनें जब यहाँ पर उतर गई, 30-35 पर जब उतरी, उतर कर कहाँ जाएगी, पृथ्वी के अंदर तो नहीं जाएंगी। तो क्या करेंगी, जैसे ऊपर से हवा तेजी से आ रही, तो आने के बाद क्या होगा, चारों तरफ फैलेगा, है ना, फैलेगा। तो यहाँ पर जब पवन गिरती है, जब यहाँ पे हवा गिरती है, तो यहाँ एक शाखा फैल कर जाती है कहाँ पे, फिर से विषुवत रेखा की तरफ जाती है, और दूसरी, वो दूसरा वाला क्षेत्र जो 60-65 वहाँ पर चली जाती है। समझ पा रहे हैं। इन्हीं को प्राइमरी विंड्स के नाम से हम जानते हैं। यही क्या होती हैं, यह आपकी प्राथमिक पवनें होती हैं। ठीक, चलिए इनके शाखाओं को हम देख लेते हैं। यानी जब यहाँ पर ये वाली पहली शाखा यहाँ पे आके गिरी धरातल पर, तो यहाँ से एक तो फिर इधर वापस कट गई, और दूसरी क्या करेगी, यहाँ से जो दूसरी शाखा है यह पुनः इस दिशा में चली जाएगी। ठीक, इस दिशा में चली जाएगी, कहाँ पर, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ।
ऐसे यहाँ पर देखेंगे एक शाखा यहाँ से आई थी, यहाँ पर गिरी, यहाँ पर गिरी तो यहाँ पर एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से दिशा को भी आप देख पाएंगे। इतनी बात समझ पा रहे हैं? चलिए फिर से देखिए, वही प्रक्रिया होती है, वही कंडीशन बनती है। कौन सी? यही वाली कंडीशन बनती है। ऐसी कंडीशन में जब यहाँ से पवने यहाँ पर फिर जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है? उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी पर क्या हो रही है? उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी पर क्या हो रही, इस बात को हम समझते हैं। यहाँ से उच्च वायुदाब से, क्योंकि हमने कहा क्या कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं। ठीक, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कंडीशन क्या बनेगी। फिर से यहाँ पर से एक चक्र दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा। ये चक्र दूसरा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं। ठीक, हवाएं ऊपर उठ रही हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे हवाएं जो ऊपर यहाँ पे उठ रही हैं, इसकी एक चक्र एक शाखा कहाँ पे आएगी? इस जगह पे आके गिर रही है। ठीक, जो दूसरा चक्र है दूसरी शाखा आके कहाँ पे गिर रही? ये ध्रुवों के ऊपर आके गिर रही है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक, ये चक्र कैसे बनता है इसको आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जब कठिन चीज़ों को बताना होता है, कठिन चीज़ों को आपको समझना होता है, तो थोड़ा सा टेंशन तो लगता है आपको ना कि क्या हम सीख रहे हैं, सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। घबराइए नहीं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख पाएंगे। ठीक, चलें आप थोड़ा कमेंट वगैरह करके बता दें यहाँ तक बातें अगर आप समझ पाए हो तो। यहाँ तक अगर बातें आप समझ पाए हो तो बताएं, आगे चला जाए। चलें, हम पढ़ने क्या चल रहे थे? हम पढ़ने चल रहे थे पवनों के प्रकार को, है ना? पवनों के प्रकार को हम देखने चल रहे हैं। हमने प्राथमिक पवनों के बारे में बात किया था। अब यहाँ से देखिए, ये सब प्राथमिक पवने हैं। जितने काले रंग की आपको पवने दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे जितनी पवने काले रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या होती हैं? ये सब प्राथमिक पवने यानी प्राइमरी विंड होती हैं। ठीक, अब आप कहेंगे इनकी दिशा, किसी का आप देख रहे हैं तीर ऊपर जा रहा है, कोई तीर नीचे जा रहा है, इसकी दिशा को समझना हमारे लिए मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं, आप इनको समझें। मानचित्र पे आप जानते हैं कि जो सबसे ऊपरी दिशा होती है, ऊपरी दिशा को हम नॉर्थ मानते हैं हमेशा, ये उत्तर दिशा होती है। ठीक, नीचे वाला साउथ होता है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? यह आपका दक्षिण है। ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? उत्तर है। ऐसे आप देखेंगे जो दाहिना वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, यह ईस्ट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं पूर्व यानी पूरब। ठीक, ऐसे वेस्ट ये दिखाता है, यानी इसको हम कहते हैं क्या? यह आपका पश्चिम। ठीक, इतनी बात जाते हैं। मानचित्र पर हम इसी प्रकार से देखते हैं। अब यहाँ पे हवाओं की दिशा के बारे में बात करें, यहाँ पे पहली हवा की दिशा के बारे में बात कर लेते हैं। पहली दिशा क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा जो है, ये कहलाया क्या? ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का हिस्सा है। और यहाँ का हिस्सा आप क्या कहलाएगा? ये साउथ हेमिस्फीयर का हिस्सा है। ठीक, ये साउथ हेमिस्फीयर का हिस्सा है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलें, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का हो गया और ये साउथ हेमिस्फीयर का हो गया। क्योंकि हम प्राथमिक पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राथमिक पौधों के बारे में थोड़ी सी बातें हम लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? ये पौने, ये पौने पौने पृथ्वी के, पृथ्वी के बृहद क्षेत्रों पर, बृहद क्षेत्रों पर पूरे साल अनवरत चलती रहती हैं। अनवरत चलती रहती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पूरे पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर क्या दिखता है? प्राथमिक पौने हमको दिखाई देती है। पूरे पृथ्वी के एक बड़े भाग पर प्राथमिक पौने चलती हैं। इसमें तीन प्रकार की पौने आती हैं। ठीक, इसमें इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन पौने आती हैं।
कौन कौन सी हैं भैया प्राथमिक पौने के प्रकार के रूप में कौन कौन सी 3 पौने आती हैं? आपने खूब नाम सुना होगा इनका, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। ये जो पहला प्रकार है उसे कहा जाता है क्या? इसे हम कहते हैं सन्मार्गी, सन्मार्गी, या इसी को कहते हैं व्यापारिक पौने, सन्मार्गी या व्यापारिक पौने। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या? इसे कहा जाता है ट्रेड विंड। ठीक है, ट्रेड विंड कौन सी है? अगर आप फिगर को देखें, ये वाला जो है ये आपको दिख रही है क्या से? ट्रेड विंड। क्या है ये ट्रेड विंड दिखाई दे रही। अब ट्रेड विंड को कलर से हम दिखा दें, कौन सा कलर दिखाएं? चलो कलर से क्या दिखाना, ये क्या कहलाती है आपकी? यह है आपकी ट्रेड विंड, या इसी को कहते हैं सनमार्गी पौने। ये वाली जो पौने है ये क्या कहलाएंगे आपकी? ये ट्रेड विंड है, यानी इन्हीं को कहेंगे सनमार्गी पौने। ठीक, समझ गए? सनमार्गी पौने कौन सी है या व्यापारिक पौने कौन सी, इसको आपने देख लिया। जो दूसरा प्रकार होता है, दूसरे प्रकार का एक प्रचलित नाम है जिसको आप खूब बढ़िया से जानते होंगे, इसे हम कहते हैं पछुआ पौने। इसे कहते हैं पछुआ पौने, या कहते हैं वेस्टर्लीज। क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कहां पर है देखें, वेस्टर्लीज कहां पर है इसको देखें। ये वाले जो पौने हैं, क्योंकि पछुआ कैसे हम नाम रखेंगे? पछुआ नाम रखने का हमारा पैमाना क्या है भाई? जो पश्चिम से हवा आती है उसको पछुआ पवन कहते हैं। ये पश्चिम दिशा है, देख रहे हैं ना, ये पश्चिम दिशा है, ये तो पश्चिम से ही जा रही, इसलिए ये क्या है? ये पछुआ पवन है। ये क्या है? पछुआ पवन है। ये वाली भी क्या है? ये है आपकी पछुआ पवन है। इसके बाद आप पढ़ेंगे जो तीसरा प्रकार है उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं ध्रुवीय पौने। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय पौने या पोलर विंड्स। ध्रुवीय या पोलर विंड्स। ठीक, समझ पा रहे हैं इस बात को? ध्रुवीय पौने या पोलर विंड्स। पोलर विंड्स कहाँ है इसको देख लीजिए। पोलर विंड्स कहाँ है इसको देख लीजिए। ये वाला जो ये क्या कहला रहा है? ये ध्रुवीय है, ध्रुवों की तरफ से आ रहे हैं, ये ध्रुवों की तरफ से आ रहे हैं। क्या है? ध्रुवीय पौने। एक ही फिगर में बहुत सारी चीजें दिख रहा है ना, एक ही फिगर में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो कुछ कंफ्यूजन भी आपको हो रहा होगा, लेकिन नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। हमें लगता है कि आप चीजों को बढ़िया से जान पा रहे होंगे। ठीक, चलें आगे बात किया जाए। आगे बात किया जाए। यहाँ पे जो 3 प्रकार की पौने हम देख रहे हैं, इन पौनों के बारे में चलते हैं, खूब डीप में पढ़ेंगे। कौन कौन सी पौने हैं, किस दिशा से आती हैं, इनका क्या योगदान होता है, कौन सा काम करती हैं, इसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसको? सन्मार्गी पौनों को। जल्दी से देखेंगे। सन्मार्गी पौने, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं क्या? व्यापारिक पौने। सन्मार्गी या व्यापारिक पौने। ट्रेड विंड की बात करें, ट्रेड विंड कौन सी होती है इसको समझे। सबसे पहले इसको हम दिशा देखेंगे, इसकी दिशा कहाँ से कहाँ जा रही है भाई? सन्मार्गी पौने दिशा कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये आप देखें ध्यान से। यह उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, ये कहाँ से आ रही? उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की तरफ आ रही। इसी को लिख देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब, विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर, पेटी की ओर चलती हैं। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद होगा तो हम एक बात आपको बताना चाह रहे थे। ठीक, क्या बताना चाह रहे थे? कि हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं, चलती हैं। उच्च दाब कब बनता है? जब टेम्परेचर वहां पर कम हो। निम्न दाब कब बनता है? जब टेम्परेचर वहां पर अधिक हो। ये बात आप समझे थे? इसी को देखें, यही बात तो यहाँ पर भी हम सीख रहे हैं।
यहाँ पर देख रहे हैं उच्च दाब से हवाएं कहाँ आ रही, निम्न दाब की तरफ। उच्च दाब से कहाँ जा रही, निम्न दाब की तरफ। अगर आपसे दिशा पूछा जाए, भाई दिशा पूछा जाए तो इसकी दिशा आराम से आप बता पाएंगे। देख रहे हैं ये इसकी दिशा क्या है, इस कोण से आ रहा, मतलब इधर से। कहने का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा, उत्तर पूर्व से आ रहा। और जा कहाँ रहा है, ये जा किस दिशा में रहा, ये दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक, या कह सकते हैं आप, इसकी दिशा के बारे में हम जब बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसकी दिशा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है क्या होती है, ये नॉर्थ ईस्ट से ये जाता है कहाँ पे, ये साउथ वेस्ट पर। ठीक, यही साउथ हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में देख रहे हैं इसकी दिशा उल्टी हो जा रही है। ये कहाँ से जा रही है, यहाँ पे अब इस दिशा से जा रही है। इस दिशा से तात्पर्य क्या, साउथ ईस्ट से। ठीक, साउथ ईस्ट से जा रही कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में। उसी को लिखेंगे, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउथ ईस्ट से ये जा रही कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में। समझ पा रहे हैं, सब में इसको लिखने की जरूरत नहीं, एक में बता दे रहे हैं, आप आगे समझ पाएंगे। इन पवनों की और कुछ विशेषताएं क्या हैं, इनको देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है ट्रेड विंड, कहा गया क्या, ट्रेड विंड। तो ट्रेड का मतलब तो व्यापार होता है, लेकिन ध्यान देंगे ट्रेड का मतलब यहाँ व्यापार से कुछ भी लेना देना नहीं। ट्रेड एक शब्द है जर्मन भाषा का जिसका मतलब होता है फिक्स पाथ। ठीक, ट्रेड विंड में ट्रेड का आशय व्यापार से नहीं है, व्यापार से नहीं है, बल्कि यह जर्मन भाषा का शब्द है, बल्कि यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ फिक्स पाथ, मतलब निश्चित रास्ता, जिसका अर्थ निश्चित मार्ग होता है। ठीक है, समझ पाए। चलिए देखते हैं इनका बरसात से क्या लेना देना है, इन हवाओं का, ये जो हवाएं हैं इन हवाओं का बरसात से क्या लेना देना, इस बात को हम समझते हैं। ठीक, ये पवने महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा लाती हैं। एक बात और आप समझिए, इससे पश्चिम की तरफ कम वर्षा होती है, लाती हैं, तथा पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है, पर वर्षा कम होती जाती है। ठीक, समझें एक चीज को, इस पवनों के बारे में एक खास बात को आप समझें। देख रहे हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये ठंडे प्रदेश से आ रही हैं। ठीक, ठंडे प्रदेश से आ रही है कहाँ पर, गर्म प्रदेश की तरफ। जब ठंडे से गर्म प्रदेश की तरफ आ रही हैं, ऐसे में क्या होता है, हवाएं रास्ते में धीरे धीरे गर्म होती जाएंगी। जब गर्म होगी तो उसमें जो बची खुची नमी वो क्या करेगी, धीरे धीरे सूखती जाएगी। ऐसी कंडीशन में इनमें जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। जब इसमें जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी तो बरसात होने की संभावना भी कम हो जाएगी। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं इन पवनों से, इन हवाओं से वर्षा बहुत कम होती है, और जो होती भी है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में होती है, यानी इन वाले हिस्से में होंगी। पश्चिमी भाग में थोड़ा सा और कम होता जाता है। क्यों होता है, क्योंकि पश्चिमी भाग जो होता है ज़्यादातर मरुस्थल पश्चिमी भाग में मिल रहे हैं, ज़्यादा गर्म है तो कम बरसात करने के लिए ये मजबूर करेंगे। ठीक है, समझ गए हमारी बात। चलिए, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से और ये चीज़ें आपको पसंद भी आनी चाहिए। चलिए फिर दूसरे पवन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा पवन कौन सा हमारा, पछुआ पवन। पछुआ पवन
पछुआ पवनों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ चल रही हैं, कुछ विचार नहीं करने की जरूरत, तुरंत आपको फिगर ये माइंड में बना लेना, अच्छे से आपको इस फिगर को अपने माइंड में समझ लेना है। क्या यहां से देख रहे हैं उपोष्ण दाब से कहां पे जा रहे हैं, ये उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की तरफ, यानी हाई प्रेशर से लो की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। यानी यहां पर देख रहे हैं कहां से जा रहा है, यह निम्न अक्षांश से उच्च की तरफ जा रहा है, इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना इस बात को। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे तापमान घटता जाता है। ऐसी कंडीशन में जब तापमान घटता जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा तापमान, यहाँ के और आगे जाएंगे और कम हो जाएगा, इसको और ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगा। कहने का मतलब हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जा रहा है। या दूसरे तरीका से हम आप इसको लिखें इस बात को कि इसकी दिशा क्या होगी, कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसकी दिशा की अगर हम बात करें, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, या नॉर्थ हेमिस्फीयर में का जो दिशा होगी, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, मैं ऐसे लिख दूं पहले, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से ये कहाँ पे चलता है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर। देखिए दोनों गोलार्धों में, कहां पर, दोनों गोलार्धों में चलता है, दोनों गोलार्धों में। ठीक, समझ पा रहे हैं बात को। कहने का मतलब उपोष्ण से उच्च निम्न वायुदाब की तरफ, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न की तरफ चलता है दोनों गोलार्धों में। ठीक, इसके और एक खास बात की हम बारे में बात करें, इसके एक खासियत के बारे में और हम बात करें, वो कौन सा खासियत होता है इसको आप देखते हैं। ठीक, दिशा की बात कर लेते हैं, इसकी दिशा की बात कर लेते हैं, कहां से कहां चलता है समझेंगे। इसकी दिशा की बात करेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर की क्या दिशा होगी और साउथ हेमिस्फीयर की क्या दिशा होगी, इन दोनों दिशाओं को हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर का देख लेते हैं। फिगर से देखेंगे, आप कुछ ऐसे रट के नहीं बताना है। देखिए ये कहाँ से आ रहा, इसी दिशा में आ रहा ना, ये देखिए यहाँ से इधर जा रहा है, कहने का मतलब ये साउथ वेस्ट से जा रहा है। कहाँ पर, ये साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है, ये कोना कौन सा, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से कहाँ जा रहा है, ये उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है। उसी बात को हमें लिखना है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ से जा रहा है, साउथ वेस्ट से कहाँ पे जा रहा, ये जा रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जा रहा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। चलिए दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं क्या स्थिति है। दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पछुआ पवन है कहाँ से आ रहा है, इस दिशा में आ रहा, मतलब ऐसे, यानी नॉर्थ वेस्ट से आ रहा साउथ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से कहाँ पे आ रहा, ये आ रहा साउथ ईस्ट की तरफ। देखिए भैया वेस्ट से ही आ रहा है, साउथ वेस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो, तभी तो इसका नाम क्या है, पछुआ पवन है। इसकी कई महान विशेषताएं हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। ठीक, लिखते हैं उसी के बारे में। पछुआ पवने, पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय अवरोधों के अभाव में, स्थलीय अवरोधों के अभाव में भयंकर आवाज के साथ साथ चलती हैं, जिन्हें जिन्हें एक कल्पना करिए आप, छोटा सा आपने अनुभव भी किया होगा। आप कहीं पर दोपहर में, गर्मी की दोपहरी में आप मोटरसाइकिल या साइकिल से जा रहे हैं, तो एक सुनसान जगह है, सुनसान जगह से तात्पर्य उसके आसपास जिस रोड से आप गुजर रहे हैं
उसके आसपास दूर दूर तक आपको पेड़ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक आपका कोई मकान भवन नहीं दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी लू चल रही है, जो लू है, जो हवा है, वो हवा सनसनाती हुई तेज दिखाई देती है ना, सनसनाहट के साथ वो तेज गति से चलती हुई आपको प्रतीत होती है। ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? हवाएं एक निश्चित वेग से चलती हैं, एक निश्चित चाल से चलती हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर कोई स्थलीय अवरोध नहीं है तो उनकी चाल और बढ़ती जाती है। अब जैसे हवाएं चल रही, कोई पेड़ है तो अवरोध पैदा कर देगा, कोई घर उससे टकरा कर फिर चलेंगी तो अवरोध पैदा कर देगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जो साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये दूसरा वाला क्या, ये साउथ हेमिस्फीयर है। साउथ हेमिस्फीयर में आप देखेंगे जो 40 डिग्री अक्षांश रेखा है, 40 डिग्री, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ पर देखेंगे, 50 साउथ पर, और 60 डिग्री साउथ पर देखेंगे, यहाँ पे बहुत कम मात्रा पे स्थल भाग है, यानी स्थलीय अवरोध यहाँ पे बहुत कम है। ऐसी कंडीशन में ये जो पछुआ पौने हैं, यहाँ पे इनका वेग बहुत बढ़ जाता है। 40 डिग्री अक्षांश पर इसको एक नाम दे दिया जाता है, ठीक, जिन्हें 40 डिग्री अक्षांश पर एक नाम दे दिया जाता है 40 डिग्री साउथ। मैं साउथ लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब साउथ आप समझिएगा। इसे कहते हैं क्या, गरजती चालीसा, इसे कहते हैं गरजती चालीसा। अब आपसे प्रश्न पूछता है सीधा सीधा, गरजती चालीसा क्या है? एक विशेष प्रकार की पवन है ना, एक स्थल रूप का नाम है, एक शैतान का नाम है ना, एक व्यक्ति का नाम है। क्या है गरजती चालीसा? आप गरजती चालीसा को बताएंगे ये पछुआ पवन है। क्या है? ये पछुआ पवन है। ऐसे प्रचंड पचासा को बताएंगे क्या है, पछुआ पवन है। चीखती साठा क्या है, पछुआ पवन है। कहाँ पे मिलता है? दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों मिलता है? स्थलीय अवरोधों का अभाव है। ऐसा नाम क्यों देते हैं? क्योंकि वह स्थलीय अवरोधों का अभाव बहुत तेज गति से चलती आवाज करती हुई, इसलिए इसको ऐसा कहते हैं। ठीक, हमेशा आप याद रखेंगे ये दक्षिणी गोलार्ध की पौने है। ठीक, ऐसे आप 50 डिग्री पर देखेंगे, 50 डिग्री साउथ पर, इसे कहा जाता है प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर जो दिखेगा इसे कहा जाता है चीखती साठा, चीखती साठा। उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छे से जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलें। चलिए, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये पौने कौन सी, पछुआ, ये पौने महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में खूब वर्षा करती हैं। सिंपली आप जानिएगा, पछुआ हवाएं बरसात करती हैं खूब। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे। अब पढ़ लेते हैं हम अंतिम पवन जो है हमारा, क्या, ध्रुवी पवन है। क्या है? ध्रुवी पवन है। देखिए, बहुत डिटेल में आपको अच्छे से बता रहे हैं। किसी परीक्षा में इसके बारे में हम बात कर लें, किसी भी परीक्षा को आपको देना होगा, कोई भी परीक्षा जहाँ पे जीएस पूछता है, इस क्लास से आपका जीएस वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। हायर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिविल की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी आप टीचिंग परीक्षा को दे रहे हैं, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा को दे रहे हैं, आने वाले समय में आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस तमाम परीक्षाओं को देंगे, तमाम परीक्षाओं को देंगे। ऐसे में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। आप एलटी, जीआईसी, बीपीएससी किसी का परीक्षा दे रहे हैं, जीएस में बहुत बढ़िया रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे क्लास। ठीक, चलिए हम पोलर विंड की बात करते हैं, ध्रुवीय पवनों की हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्रुवों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आराम से समझिएगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, पर ध्यान से देख लीजिए। ध्रुवीय पवनें कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं उच्च अक्षांशों से निम्न की तरफ, सॉरी, उच्च अक्षांशों से निम्न तरफ। ठीक है, कहाँ पे आ रहे हैं? ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न की तरफ आ रही है। इसकी सबसे खास विशेषता क्या है? इसकी जो दिशा है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली दिशा जो है, यानी इसकी दिशा देखेंगे आप, इसकी दिशा देखेंगे, दोनों की क्या है, स्टार लगा दिया हमने, दोनों की दिशा आपका समान है, तो दिशा का कन्फ्यूजन दूर। पछुआ का अलग है, मतलब सनमार्गी और ध्रुवीय पवनों का दिशा समान है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, किन दो पवनों की दिशाएं समान होती हैं? कौन सी होती हैं? सनमार्गी और ध्रुवीय, या कह सकते हैं आप ट्रेड विंड, या व्यापारिक और ध्रुवीय। ठीक, चलें, ध्रुवीय के बारे में हम बात करें, कहाँ से कहाँ आती है? उपोष्ण, नहीं,
ध्रुवीय उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से कहां पर, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी की तरफ, निम्न दाब पेटी की ओर ये आती है। ठीक, जाहिर सी बात, ये ध्रुवों की तरफ से आ रही हैं तो कैसी होंगी, ये बर्फीली होंगी। ठीक, ये बर्फीली होंगी, ये ठंडी व शुष्क पवनें हैं। कैसी हैं, ठंडी है, ठंडी के साथ साथ कैसी है, ये शुष्क पवनें हैं। ठीक है, इनकी जो दिशा है, दिशा जो है इनकी व्यापारिक पवनों के समान, व्यापारिक पवनों के समान है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आप समझ पाए होंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा प्राथमिक पवनों को। अब भैया आपको देख लेते हैं द्वितीयक पवन कौन सी होती। ठीक, द्वितीयक पवन वाला काम आज हम लोग कर लेंगे। द्वितीयक पवन या द्वितीयक पवनों के साथ साथ इसे हम सामयिक पवन कहते हैं, या एक समय विशेष में चलती हैं। बस इनके नाम याद रखेंगे वही पर्याप्त है। ठीक, इनका नाम याद रखेंगे वही पर्याप्त है, इसको आप समझिएगा। द्वितीयक पवनों के अंतर्गत आता है सबसे पहले, इसकी अगर हम बात करें द्वितीयक पवन किसे कहेंगे, इन पवनों की दिशा, इन पवनों की दिशा एक निश्चित समयांतराल के बाद, एक निश्चित समयांतराल के बाद उलट जाती है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इनकी जो दिशा है एक निश्चित समयांतराल के बाद उल्टी हो जाती है। जैसे ये पूर्व से पश्चिम चल रही थी, तो एक समय बाद पश्चिम से पूर्व चलने लगेंगी। ठीक, उदाहरण समझेंगे, उदाहरण देखेंगे। अगर इनका उदाहरण कौन कौन सा है, उदाहरण आप देखेंगे, स्थलीय समीर और जल समीर। क्या लिखेंगे आप, स्थलीय, स्थलीय और जलीय समीर। ठीक, उदाहरण के रूप में आप देखेंगे पर्वतीय और घाटी समीर, पर्वतीय और घाटी समीर। ठीक, यहाँ पर ये दो उदाहरण किसके, यहाँ पे ये दो उदाहरण किसके हैं, ये उदाहरण है किसके, द्वितीयक पवनों के। तो आप जानते रहेंगे इनको कैसे कैसे क्या स्थिति होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं स्थलीय और जलीय समीर के कॉन्सेप्ट को, स्थलीय और जलीय समीर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा देते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, वरना समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। देखेंगे ये जलीय भाग है, दो कंडीशन हम आपको दिखाते हैं, दो कंडीशन हम आपको दिखाते हैं, एक दिन में और एक रात में क्या होता है। समझे खूब अच्छे से। देखिए दिन की स्थिति को सबसे पहले हम देखते हैं, यह दिन वाला हिस्सा है, यह स्थल है और यह है आपका जल। स्थिति हम किसकी ले रहे हैं, हम डे की ले रहे हैं। दिन की स्थिति क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। दिन के समय क्या होगा, यहाँ पे सूर्यातप का मात्रा खूब पड़ेगा, सूर्यातप का मात्रा पड़ेगा तो फिर गर्मी, कहने का मतलब लो प्रेशर। ठीक, लो प्रेशर होगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए जो जल की प्रकृति होती है वो थोड़ा देर से गर्म होता है इसकी तुलना में, यानी ये जल्दी से गर्म हो गया, इसकी अपेक्षा ये अभी ठंडा है। ठीक, यानी ये ठंडा है तो यानी यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, उच्च दाब होगा। अब पवन कैसे चलेगी, हाई से लो, अब पवनें चलना शुरू कर देंगी यहाँ से। ठीक, पवनें यहाँ से चलना शुरू कर देंगी, कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक, चलेंगे। क्योंकि ये सागर की तरफ से आ रहा है इसलिए इसको क्या कह देंगे, इसलिए इसको कह देंगे क्या, जलीय, या इसको कहेंगे सागरीय समीर, सागरीय समीर। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए रात में क्या होता है, नाइट में क्या होगा, रात में समझ लीजिएगा, रात में सॉरी राइट बोल दिया हमने, राइट में क्या होगा, रात में क्या होगा, ये जो है पार्थिव विकिरण हो रहा है। पार्थिव विकिरण के दौरान क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी से विकिरण जल्दी हो जाता है, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर की स्थिति बन जाती है, और यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो यहाँ से पवनें कहाँ पे चलना शुरू कर देंगी,
सागर की तरफ, यानी स्थल से सागर की ओर। इसी को क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। स्थलीय समीर। बात समझ पा रहे हैं हमारी? ऐसे पर्वतों में भी होता है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ठीक, दो कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। एक तो ये हो गया, चलिए एक कंडीशन यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये आप दिन वाली स्थिति देख लेते हैं। दिन में क्या होगा, सेम कंडीशन। दिन में क्या होगा, सूर्यातप की मात्रा यहाँ पर ज्यादा मिल रहा, कहने का मतलब यहाँ पे लो प्रेशर होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब जब लो प्रेशर होगा उसकी तुलना में यहाँ पे धूप ज्यादा नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। तो क्या होगा, पवनें इधर आएंगी, हाई इधर से इधर जाएंगी, है ना, जाएंगी। यानी ये जो घाटी है, घाटी से कहाँ पे जाएंगी, ऊपर, यानी पर्वतीय क्षेत्र की तरफ जाएगी। इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम, दिन के समय क्या नाम देंगे इसको, इसी कहा जाएगा क्या, इसी कहते हैं, चूंकि घाटी से जा रही इसलिए इसको क्या कहेंगे, घाटी समीर। ठीक, आइए यहां पर देखते हैं रात के समय क्या होगा। रात यानी नाइट की बात कर रहे हैं हम, नाइट में क्या होगा, नाइट में यहाँ पे पार्थिव विकिरण हो जाएगा। पार्थिव विकिरण की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, टेम्परेचर कम, इसकी तुलना में यहाँ पे अभी गर्मी बची है, यहाँ पे लो प्रेशर है। पौने कहाँ से कहाँ तक आएंगी, पौने इस दिशा में चलेंगी, ठीक, इस दिशा में चलेंगी, इसे कहा जाता है पर्वतीय समीर। इसे क्या कहेंगे, पर्वतीय समीर। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे, घाटी समीर, पर्वतीय समीर। ठीक, चलिए जो तीसरा प्रकार था हमारा उसको हम देख लेते हैं। तीसरा प्रकार क्या, स्थानीय पौने। स्थानीय पौने, या इसी को हम कहते हैं लोकल विंड्स। क्या कहेंगे, लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स को हमें समझना है, आइए समझते हैं लोकल विंड्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं। लोकल विंड्स की बात करते हैं। ठीक है, लोकल विंड्स क्या होती है, यह किसी क्षेत्र विशेष में चलती हैं। ठीक, किसी क्षेत्र विशेष में चलती हैं, इसे कहते हैं क्या, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स भी दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म दूसरी ठंडी। ठीक है, एक गर्म दूसरी ठंडी। चलिए इसी को पढ़ते हैं। लोकल विंड्स को भी दो प्रकार से बांट के पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, गर्म स्थानीय पौने, गर्म स्थानीय पौने। और दूसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं क्या, ठंडी स्थानीय पौने। ठंडी स्थानीय पौने। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अच्छा इसमें भी पेच है, भी गर्म कौन सी ठंडी कैसे है, ये कैसे हम पहचान पाएंगे। गर्म पवनें वो होंगी जो गर्म क्षेत्र से आती हैं, जो गर्म क्षेत्र से आती हैं, उसी क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गर्म पवनें। ठीक, दूसरा ठंडी क्या होगी, जो ठंडी क्षेत्र से आएंगे, जो ठंडी क्षेत्र, या कह सकते हैं क्या, ठंडे प्रदेशों से आती हैं, प्रदेशों से आती हैं। भैया आराम से आप समझिए कि आपके कोई रिलेटिव लखनऊ से आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, लखनऊ वाले चचा आए हैं। जाहिर सी बात, लखनऊ से आए हैं तो लखनऊ वाला आप कह रहे हैं। ऐसे कोई गर्म पवन किसी गर्मी क्षेत्र से आ रही है तो क्या कहेंगे, गर्म पवन है। ठीक, जैसे लू उदाहरण है। ठीक, चलिए कुछ महत्वपूर्ण पवनों के नाम को हम जान लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे जो लोकल विंड है, जो गर्म पवन है, यहाँ से पूछा जाता है खूब कि कौन सी पवन कहाँ पर मिलती है, क्षेत्र के बारे में, उसी के बारे में हम समझते हैं। ठीक, लिख रहे हैं सबसे पहले कुछ हार्ट विंड के बारे में हम देख ले रहे हैं, कौन सी पौने हैं ये आपको देखते हैं। लोकल विंड ही हम देख रहे हैं, लेकिन लोकल कौन सा, हॉट, यानी गर्म, वार्म। वार्म विंड कौन कौन सी है इसको देखते हैं। ठीक, पहला जो है खूब प्रसिद्ध पवन है जिसका नाम है क्या, चिनूक। चिनूक एक पवन है। इस चिनूक को हिमभच्छी भी कहते हैं, है ना। चिनूक ये कहाँ पर मिलता है, यह यूएसए और कनाडा में। ठीक, चिनूक का इसका उपनाम है, अभी उपनाम वाले प्रश्न हम कुछ करवा देंगे आपको। चिनूक के साथ साथ आप देखेंगे, चिनूक के साथ साथ आपका एक पवन है जिसका नाम है क्या, फान। फान मिलता आपको स्विट्जरलैंड में, फान स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा आप तीसरी पवन, सबसे पहले हम देख ले रहे हैं लू के बारे में। ये कहाँ मिलेगा,
ये भारत व पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी आपको चलता हुआ नजर आ जाएगा। चौथी लोकल विंड के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, क्या है? खामसिन। एक पवन है जिसका नाम है खामसिन। इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये कहाँ पर बहता है? ये मिस्र में यानी इजिप्ट में। ठीक है। ऐसे आप देखेंगे एक पवन है जो खूब पूछा जाता है, जिसका नाम है क्या? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर ये चलता है न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर कहाँ पर चलेगा? ये चलता है न्यूजीलैंड में। एक अगला पवन है, अगर हम उसकी बात करें, इसे कहते हैं बर्ग कहते हैं, ठीक, या समूम कह लीजिए, समूम। समूम कहाँ पर मिलता है? ये चलता आपका ईरान में। ठीक, समूम कहाँ पे चलता है? ईरान में चलता है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ पाए? समूम कहाँ पे चलता है? ईरान में। आगे कुछ यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्या हो गया? 7। सांता आना। सांता आना ये भी गर्म पवन है। कहाँ की है? ये भी आपको दिख जाएगा यूएसए में। सांता आना के बाद कुछ और पवनों की हम बात करते हैं। जोंडा, हबूब, है ना? जोंडा की बात करें, यह आपको दिखता है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। एक पवन है जिसका नाम है हबूब। हबूब आपको मिलेगा सूडान में। ठीक है, हबूब मिलेगा सूडान में। कुछ और पवनों का नाम 8-10 तो बहुत हैं, आपको याद करना पड़ेगा। सिराको देख लेते हैं। सिराको देख लेते हैं और इसके बाद हरमट्टर को देख लेते हैं, है ना? यहाँ तक बात आप सब समझ पाए हैं? अच्छा, कुछ कह रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। और हरमट्टन याद रखेंगे। हरमट्टन ये कहाँ मिलता है? ये गिनी के तट पर आपको मिल जाएगा, है ना? कहाँ पर? गिनी तट पर। गिनी तट पर आपको मिल जाएगा क्या? सिराको। सिराको कहाँ मिलेगा? यह मिलेगा इटली में। सिराको इटली में मिल जाएगा। ठीक, ऐसे मिल जाएगा बर्ग। बर्ग का देखिए, बर्ग अलग है, बाग्यो अलग है। बर्ग की जब हम बात करेंगे, यह मिल जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले पेज पर कुछ देख लेते हैं। कुछ अगले पेज पर देखते हैं। बर्ग दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक, ऐसे देखेंगे आप काराबुरान। काराबुरान कहाँ पर बहता है? ये आपको दिखेगा चीन में। ऐसे बता बाग्यो। बाग्यो दिखेगा आपको फिलीपींस में। ऐसे बहुत से नाम हैं, आप किताबों से भी और नामों को आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख नाम थे उन नामों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक, कुछ उपनाम वाले भी होते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक पवन हमने लिखा था अभी चिनूक। ठीक, चिनूक हमने लिखा था। चिनूक जो है इसका उपनाम होता है, इसे कहा जाता है हिमभच्छी। इसे हिमभच्छी के नाम से जानते हैं, यानी बर्फ को पिघलाने वाली पवन। ऐसे एक पवन के बारे में अभी हमने चर्चा किया था जो घाना के तट पर मिलता है, हरमट्टन। इसे डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। इसे डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। ठीक, ऐसे एक पवन है जिसका नाम है सिराको। सिराको जो कि बहती कहाँ पर? इटली में। या रक्त वर्षा। रक्त वर्षा वाली पवन, इनके उपनामों से भी हम इनको जानते हैं। ठीक, तो मेरे साथियों आपने अब तक क्या देखा? यहाँ पर हमने अब तक देखा था क्या? कुछ लोकल विंड को देखा, और लोकल में खासकर कौन सा विंड देखा? यहाँ पे हमने देखा वार्म यानी गर्म वाली। चलिए कुछ ठंडी पवनों को भी हम देख लेते हैं। कौन सी ठंडी ठंडी पवनें हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठंडी स्थानीय पवनें। ठंडी स्थानीय पवनें हैं, कुछ पवनों के नाम को हम याद रख लेते हैं। चलिए देखा जाए कौन सी कोल्ड विंड है। कभी कभी प्रश्न एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी पवन है, पहचानिए कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसे पहचानेंगे, इसको हमको याद ही करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं, याद ही करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले क्या है? ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड कहाँ पर मिलता है? यह भी मिलेगा आपको यूएसए एंड कनाडा में। ठीक, ब्लिजार्ड कहाँ का है? यूएसए एंड कनाडा में। एक है पुर्गा। ये पुर्गा मिलता है कहाँ पर? साइबेरिया में। साइबेरिया, और साइबेरिया कहाँ पर है?
यह आपका रसिया में यानी रूस में। एक आपको मिलता है क्या, बुरान, पुरगा के साथ साथ बुरान, वहां पे काराबुरान था, याद रखिएगा, काराबुरान था, तो वो गर्म है, चीन में मिलता है। लेकिन बुरान की बात करेंगे तो ये भी साइबेरिया रसिया में मिलेगा। ठीक है। ऐसे है बोरा, बोरा एक पवन है, ये कहाँ पर मिलेगा, बोरा की बात करेंगे, ये भी एड्रियाटिक तट पर मिलेगा, लेकिन कैसा है, ठंडी, एड्रियाटिक तट पर मिलता है। ये कैसा है, ये ठंडा पवन है। ठीक। ऐसे आप देखेंगे नारदर, देखिए वहां पे मिला था क्या, नार्वेस्टर, यहाँ पे क्या मिला, नारदर। ये नारदर आपको मिलता है इवश्य में, ये ठंडा है। एक पवन है क्या, फ्रियाजिम, फ्रियाजिम, और ये फ्रियाजिम पवन कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है सदर्न ब्राजील में, यानी दक्षिणी ब्राजील में। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। ठीक। यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ों को लिखा, कई सारी चीज़ों को पढ़ा। यहाँ पे जो पुरगा है ना, पुरगा के बारे में देखेंगे, इसे कहा जाता है ना, ये जब चलती है तो ये बर्फ के टुकड़े साथ में लेकर चलती है, बर्फ के टुकड़े वाली पवन। तो कभी कभी प्रश्न पूछता आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पवन ऐसी है जब ये अपने साथ, जब ये चलती है तो अपने साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ाती है, कौन सी पुरगा, कहाँ पे मिलती है, साइबेरिया में। तो पवन वाली क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने वायुदाब को कल पढ़ा था, आज हम पवन को पढ़ लिए हैं। और वायुदाब और पवन एक बेहतरीन टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे तो क्लाइमेटिक सिचुएशन जो हमने पढ़ना आगे, उसको भी हम बढ़िया समझ पाएंगे। ठीक। चलिए आज की क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे, फिर हमारी आपकी मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए गुड बाय।